नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है वो अपने नजदीक है, इसलिए पढ़ाई तो बड़ी जोरों से चल रही होगी। मैं आशा करता हूं और लास्ट टाइम में करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी पोस्ट। अब यहाँ पर आज अपन इसी भर्ती से संबंधित फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होने वाली है जून में, उससे संबंधित जो आपका करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, जिसको आप ढिलाई में नहीं ले सकते, क्योंकि यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। और जब लो 9-10 क्वेश्चन यहाँ पर 75-75 में से आते हैं, तो एक बड़ा पोर्शन है। एक सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी, अभी तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया, साइकोलॉजी को इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर बाद में थोड़ा सा ये जो संख्या है वो आपके ऊपर नीचे होने वाली है, ये तो श्योर ही है। वो कितनी कहाँ से कटौती होगी, पहली ही एग्जाम होगी, तो वो तो एक आगे का मुद्दा है। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो बड़ी भूमिका अदा करता है सिलेक्शन में अपने। तो उसी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 का जो करंट अफेयर्स है, उसकी अपनी आज ये पहली क्लास है। किताब अपने मार्केट में पहले ही आ चुकी है। ये जो किताब आप देख रहे हैं नाथ पब्लिकेशन की, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है, ये किताब मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी आज अपनी पहली क्लास है। ये क्लास इस किताब पर आधारित है, ये सेम वैसे ही है जैसे इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं। और इसी किताब पर आधारित हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। इसका मतलब सब कुछ है आपके पास। यहाँ पर आपके ये क्लासेज है, ये फ्री मिलेंगी, कोई पेड क्लासेज नहीं है। और जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो नाम मात्र का एक प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जा रहा है आपसे, कोई बड़ी रकम वहां पर भी नहीं ली जा रही है। एज ए आप ये मान लीजिए कि वो भी आपके लिए निःशुल्क सा ही मानो आप। उस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं पहले, कि जो ये टेस्ट सीरीज है आपकी, इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 11 टेस्ट होंगे। 11 टेस्ट होंगे। और रेट सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 21 रुपए। 21 रुपए में 11 टेस्ट। मान लीजिए कि लगभग ये मानो कि आप एक टेस्ट 2 रुपए में आपके, और 11 टेस्ट अकेले करंट अफेयर्स के आपको कम ही उपलब्ध होंगे मेरे हिसाब से। ये तो मुझे नहीं पता कि और उपलब्ध हैं कि नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कम ही होंगे अकेले करंट अफेयर से संबंधित, जिसके अंदर हर टेस्ट के अंदर आपको 30% तो कम से कम मिलेंगे। और यदि बड़ा पार्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको 50% ले जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कहां करोगे? तो इसको ज्वाइन करोगे आप नाथ पब्लिकेशन के ऐप पर। नाथ पब्लिकेशन का ऐप यदि पहले से आपके मोबाइल में है तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी आपको टेस्ट सीरीज, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा, क्लास भी मिल जाएगी, किताब आपके पास होगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत की जनगणना। भारत की जनगणना। और भारत की जनगणना में दो चीजें पढ़नी है आपको। एक तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024, ये पढ़नी है। और एक भारत की जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2011। क्योंकि अपने पास जो ऑफिशियल डाटा है वो जनगणना 2011 वाले ही है। प्रश्न पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा। और लेटेस्ट, क्योंकि जब करंट अफेयर्स का मुद्दा रह गया तो फिर बाद में इस रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए इस रिपोर्ट को भी हमें पढ़ना है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024। और ये रिपोर्ट क्या कहती है, वहां से अपन इस क्लास को शुरू करेंगे। अपना जो एक आगे टॉपिक होगा, दूसरे नंबर का टॉपिक होगा, वो राजस्थान की जनगणना 2011 होगा। तो जनगणना से संबंधित अपने ये दो टॉपिक है।
और पहले टेस्ट के अंदर ये दोनों टॉपिक ही है, भारत की जनगणना और राजस्थान की जनगणना। अब अपन क्या करते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2011। एक मिनट। ये आपकी भारत की जनगणना है। ये किताब में वैसा का वैसा ही दे रखा है जैसा यहां मैं पढ़ा रहा हूं इस पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा इतना बड़ा। भारत की जनगणना ये टॉपिक दिख रहा होगा आपको, और मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में करके इसको आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले अपन बात करेंगे विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 की। अपने पास जो करंट डाटा है वो अपने यहीं से हैं, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है वो अपनी भारत की है। भारत का है स्थान प्रथम, प्रथम स्थान। किसके अनुसार? इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। और भारत की जनसंख्या क्या बताई इस रिपोर्ट के अंदर? तो वो आपके बताई 144.17 करोड़, जो कि एक अनुमानित जनसंख्या है। 144.17 करोड़ इस जनसंख्या के साथ आज के टाइम इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर, सॉरी, विश्व के अंदर भारत का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? जिसका पहले पहला था, यानी चीन का 142.5 करोड़। तो लगभग आपके 2 करोड़ जनसंख्या भारत की चीन से ज्यादा हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा है वो यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा इंडोनेशिया है। और पांचवा पाकिस्तान है, जो नीचे आपके दे रखा है। पांचवा पाकिस्तान है। ये 5 आपके बड़े देश है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के अंदर। पहला भारत, वापिस देखिए, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा पाकिस्तान। ये 5 देश हैं। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की जनसंख्या है वो 144.17 करोड़ है, या आप ये कह सकते हो कि 1.44 अरब है। तो यहां पे ये डाटा आपको याद करना है एक तो। और उसके बाद में नीचे इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग 17-18% है। और यही अपने जनगणना 2011 में आगे हम लगभग यही एक आंकड़ा पढ़ेंगे अपन। एक बार आप इस पे फोकस करो कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ है, और भारत का विश्व में पहला स्थान है। दूसरा स्थान चीन का है, तीसरा यूएसए का है, चौथा इंडोनेशिया का है, पांचवा पाकिस्तान का है। और यहां पर जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? 17-18% है। फिर भारत के संबंध में आप और इस रिपोर्ट से संबंधित फैक्ट्स देखेंगे। जैसे भारत की जो प्रजनन दर है, भारत में जो प्रजनन दर है वो 2.0 है। भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.0 है। जीवन प्रत्याशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन प्रत्याशा पुरुष की 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष। महिला की ज्यादा रहती है जीवन प्रत्याशा, महिला ज्यादा जीती है। आप देख लेना अपने परिवार में, समाज में, गांव में महिला की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, 74 वर्ष। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी। पुरुष की 71 वर्ष, महिला की 74 वर्ष। और एक ये आंकड़े जरूर देखना आप, ये जो आंकड़े हैं ये अपने को जरूर देखने चाहिए। ये देखिए कि 64 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु की जनसंख्या है वो आपके, इसको सुधार लेना। एक तो ये 7% है, ये 7% है, ये इसको काट देना। 7%। 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं अपने, यानी बुजुर्ग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7% है। 7% है। उसके बाद
15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या, यानी इनसे जस्ट नीचे आयु वर्ग, 64 वर्ष से ज्यादा तो 7% हो गए, 64 यानी 15 से 64 वर्ष वो 68% है, लगभग 68% है ये। और उसके बाद इसको एक बार छोड़ दो, आप इसको याद करो, इससे नीचे फिर बाद में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो आपके 24% है। कितनी है? 24% है। तो ये तीन आंकड़े आपको याद रखने हैं। यानी वापस देखो, 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग यानी जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 24% है। उसके बाद में उसके ऊपर जाओगे तो 15 से 64 वर्ष, 15 से 64 वर्ष का जो आयु वर्ग है उनकी जनसंख्या आपके 68% है। फिर बाद में 64 वर्ष से अधिक, 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोगों की जनसंख्या वो आपके 7% है। ये आंकड़े आप एक बार याद करोगे। सुनो वापिस, बच्चे 24%, बुजुर्ग 7%, बड़ा आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष 68 वर्ष का, सॉरी 68%। क्लियर मेरी बात? 24 68 7, 24 68 7 ये पॉइंटों में है, कुछ लगभग चला जाएगा 100% के आसपास, ये राउंड फिगर में है ये। तो 24 68 7, 24 तो बच्चे 0 से 14 वर्ष 24, और 15 से 64 वर्ष जो बड़ा एक युवा वर्ग है वो 68%। बुजुर्गों की संख्या थोड़ी सी कम दिख रही होगी आपको, 7% जनसंख्या है वो इनकी है 64 वर्ष से अधिक। ये बीच में एक आयु वर्ग और बना रखा है, ठीक है ना, वो इनमें से ही है मिला के। जैसे आप 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या देखोगे तो वो 17% है। तो 10 से 19 में नीचे वाले बच्चे भी आ गए और ऊपर वाले बच्चे भी आ गए, जो मतलब 15 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में, और 10 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो। तो ये एक नया आंकड़ा, ये अलग है, ये 17% है ये। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप। 0 से 14 वर्ष 24, 15 से 64 68, 64 7%, 64 वर्ष से अधिक 7%। ये चीजें आप देख लेना, तो ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना किताब के अंदर। फिर बाद में क्या है? मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर ये आपकी है कितनी? 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म। मातृ मृत्यु दर 97, कितनी? 97। विश्व की तुलना में ठीक है अपनी स्थिति, विश्व की स्थिति तो बहुत खराब है, 223 है। तो 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म ये मातृ मृत्यु दर है। और किशोर गर्भावस्था दर है ये आपके 6.8% है। कितनी है? 6.8%। तो यह आपके विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े हो गए। एक तो ये कि भारत पहले स्थान पर 144.17, उसके बाद 5 देश यदि आप देखते हो, हालांकि अपने को उनसे मतलब नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं तो भारत 1 नंबर पे हो गया, उसके बाद चीन हो गया, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। और ये जो भारत की जो जनसंख्या है कुल, ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 17-18% है। उसके बाद हमने क्या आंकड़े देखे? ये कुछ आंकड़े देखे जहां हमने देखा प्रजनन दर जो कि 2.0 है। भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.0 है। जीवन प्रत्याशा पुरुष की 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष। और उसके बाद में हमने क्या देखा कि किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं? तो 0 से 14 वर्ष वो आपके 24% है। उसके बाद में 15 से 64 वर्ष ये जो बड़ा आयु वर्ग है उनकी जनसंख्या 68% है। और उसके बाद में 64 वर्ष से अधिक जो है उनकी आपके 7% है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं मैं, ताकि और अपने याद हो जाए। अपने को याद करना है, ये रिपोर्ट थोड़ी ढंग से पढ़नी है, अपने को ध्यान रखना। बात हम किसकी कर रहे थे? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में प्रथम स्थान, भारत का विश्व में प्रथम स्थान। और भारत की जनसंख्या कितनी है?
तो वो 144.17 करोड़ है। फिर बाद में चार और देश हैं, वो अपने यहां नहीं लिखेंगे, अपन शॉर्ट में वो चीज लिखेंगे जो अपने को इंपॉर्टेंट लगेगी। फिर भारत में, भारत के संबंध में अपन कुछ और आंकड़े देखते हैं। तो भारत में प्रजनन दर, प्रजनन दर कितनी बताई मैंने? 2.0। उसके बाद में जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा ये दोनों की अलग अलग, पुरुष और महिला। पुरुष की 71 वर्ष और महिला की 74 वर्ष। फिर उसके बाद में यदि मातृ मृत्यु दर आप देखते हो तो आपकी 97 है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। और फिर बाद में ये जो जनसंख्या है भारत के अंदर अलग अलग आयु वर्ग की, तो 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की या बच्चों की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 24% है। उसके बाद में 14 से 64 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं अपने, वो अपने 68% है। और उसके बाद में 64 वर्ष से अधिक वो आपके 7% है, 7% है। ये थोड़े से आंकड़े आप याद कर लेना। क्लियर मेरी बात? अब अपन आ जाते हैं भारत की जनगणना पर। भारत की जनगणना कौन सी? जनगणना 2011। भारत की जनगणना 2011। अब इसमें देखिए कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो अपन शुरू करते हैं जहां से जनगणना शुरू हुई थी, कि जो भारत की जनगणना है, भारत की जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई। सबसे पहले शुरू कब होती है? 1872 में। और उस टाइम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो, यानी लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। अच्छा, आपको ये पूछ ले, ये तो पहली बार है, ये पहली बार 1872 में। लेकिन ये पूछ ले कि नियमित रूप से, नियमित रूप से, नियमित रूप का मतलब है कि हर 10 वर्ष के बाद में, क्योंकि जनगणना का कार्य हर 10 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। तो नियमित रूप से दशकीय जनगणना प्रारंभ है। और वो हुई थी आपकी 1881 में। उसके बाद हर 10 वर्ष 1881, 1891, 1901 इस हिसाब से ये जनगणना होने लग गई थी। और ये लॉर्ड रिपन के काल में। गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे उस टाइम? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये दोनों साल थोड़े से याद रख लेना आप। 1872 में पहली बार, और पहली बात नियमित रूप से दशकीय जनगणना शुरू होती है 1881 में। फिर उसके बाद में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। तो ये तो आप आइडिया भी लगा सकते हो, क्योंकि भारत स्वतंत्र कब होता है? 1947 में। उसके बाद 10-10 साल के अंतराल से निकालोगे तो 1951 आएगा पहले। तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली 1951 में हुई थी। और अभी जो ये अपनी जनगणना है 2011, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं। ये जनगणना 2011 है, ये 15वीं जनगणना है। ये आज तक की ये 15वीं जनगणना है। लेकिन स्वतंत्र भारत की आपको पूछ ले, यानी देश आजाद होने के बाद की पूछ ले, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो स्वतंत्र भारत की ये जो आपकी जनगणना है, ये आपकी 7वीं जनगणना है। ये दो आंकड़े आप याद रखना भाई। ये पहली बार जनगणना 1872 में शुरू होती है। नियमित रूप से पहली बार जनगणना 1881 में शुरू होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। और ये भी जो जिसको अपन पढ़ रहे हैं जनगणना 2011 को, ये जो 2011 वाली जनगणना है, ये वैसे तो ओवरऑल जब 1872 से हम शुरू करते हैं तब तो ये 15वीं है। लेकिन जब 1951 से शुरू करते हैं, यानी स्वतंत्र भारत की, ये आपकी
सातवीं है। तो ये भी बात थोड़ी सी आप याद रखना। उसके बाद में देखिए आपके दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है जनगणना और एक शब्द आता है जनसंख्या। जनसंख्या, जनगणना और जनसंख्या। देखिए जनगणना है यह आपके संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है ये, इसको थोड़ा फोकस करना है। इसका मतलब है कि संघ सूची का है, इसका मतलब जनगणना करवाने का कार्य कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। क्योंकि आप देखते हैं 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें तीन आपके सॉरी, तीन आपके सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह आपकी जनगणना है, यह आपके संघ सूची का विषय है और इसका जो उल्लेख दे रखा है वो आपके अनुच्छेद 246 में दे रखा है जनगणना का। जनसंख्या, जनसंख्या शब्द ये ध्यान रखना, ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है ये। तभी तो हम देखते हैं समवर्ती सूची का, मैं बता देता हूं आपको, तीन सूचियां हैं आपके, तीन सूचियां हैं किसमें? 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में आपके तीन अनुसूचियां हैं, जिनमें पहली है वो आपके संघ सूची है, दूसरी है वो राज्य सूची है और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची है, इसका मतलब है इसके ऊपर जो भी कानून बनाने का अधिकार है, संघ सूची का कोई भी विषय होगा, जैसे रेल, तो रेलवे क्या है? संघ सूची का विषय है। तभी तो हम भारतीय रेलवे कभी हमने नहीं देखा, राजस्थान रेलवे, हरियाणा रेलवे, क्योंकि वो संघ सूची का विषय है और इस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। इसलिए ही हम देखते हैं कि जनगणना का कार्य करवाने का जो जिम्मेदारी है वो आपके केंद्र सरकार की है। उसके बाद राज्य सूची, राज्य सूची का मतलब यह है कि इस विषय पर जो भी कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची के अंदर क्या होगा? इसमें दोनों बनाएंगी, संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों बना सकती हैं, दोनों को अधिकार है। तभी तो हम देखते हैं जनसंख्या से संबंधित योजनाएं जो बनती है वो केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है। तभी तो जनसंख्या क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। हाँ, ये एक अलग चीज है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक ही विषय को लेकर यदि विवाद हो जाता है तो फिर केंद्र सरकार है वो आपके राज्य सरकार पे हावी है। तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रखोगे। तो जनगणना जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपके संघ सूची का विषय है और इसका उल्लेख यदि आपको कहीं संविधान में पूछ ले तो आर्टिकल 246, 246। उसके बाद आपको पूछ ले कि जनगणना 2011 का शुभंकर क्या है? जनगणना 2011 का शुभंकर, तो वो क्या है? परगणिक, परगणक शिक्षिका, परगणक शिक्षिका। और नारा पूछ ले आपको जनगणना 2011 का, जनगणना 2011 का नारा पूछ ले तो वो है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये इसका नारा है। ये कुछ बातें राजस्थान की जनगणना में डाली हुई हैं, यदि भारत की जनगणना में नहीं डाली होती, ये पॉइंट जो मैंने बताए अभी, तो आप चिंता मत करना, वहां काट छांट मत करना, जस्ट आगे 2 नंबर टॉपिक है उसमें ये चीजें डाली हुई हैं, उसमें थोड़ा डिटेल्स डाला है राजस्थान की जनगणना में। ठीक है ना? अब देखिए, अब उसके बाद यदि अपन शुरू करते हैं आगे वाला जो पार्ट भारत की जनगणना से संबंधित, तो देखो इधर जो बातें अभी पढ़ रहे थे अपन, ये तो सिर्फ जनसंख्या के बारे में विवरण है। अब देखो जनसंख्या के अंदर पढ़ते क्या क्या है अपन, एक चीज देखो बता दूं आपको कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये जो जनगणना 2011 है,
इसमें पॉइंट क्या क्या है? इसमें एक तो है जनसंख्या, पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा वो अपन देख लेते हैं। एक तो क्या है जनसंख्या, कि भाई भारत की जनसंख्या कितनी है, विश्व का कितना प्रतिशत है, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, नॉर्मली इसी पैटर्न पर चलेंगे। उसके बाद अपना जो पॉइंट रहेगा इसके अंदर है वो आपका जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या, औसत संख्या। फिर बाद में दूसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो जनसंख्या घनत्व है। फिर वही चीजें कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। इसके अलावा इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब क्या है? 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंगानुपात में आएगा। तो एक हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? लिंगानुपात। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे यहां पर है दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर, दर शब्द आ गया, इसका मतलब मामला प्रतिशत में है। और दशक का मतलब होता है 10 साल, वृद्धि का मतलब बढ़ना। यानी 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, वो भी प्रतिशत में। यानी पिछली जो, मान लीजिए इससे जस्ट पीछे 2011 से पहले 2001 में जनगणना हुई थी, तो 2001 की जो जनगणना है उसकी तुलना में कितने परसेंट जनसंख्या 2011 में बढ़ी, वो दशकीय वृद्धि दर है। तो दशकीय वृद्धि दर के बारे में हम जिक्र करेंगे। यानी आप ये लिख सकते हो कि 10 वर्षों में वृद्धि, और वो भी किस में? प्रतिशत में। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे? लिंगानुपात। लिंगानुपात, अच्छा लिंगानुपात तो लिख दिया, सॉरी मैंने, ठीक। साक्षरता दर, साक्षरता दर, कितने परसेंट लोग साक्षर हैं। और साक्षरता दर में तीन चीजें हैं, एक तो कुल साक्षरता दर, उसके बाद पुरुष साक्षरता दर, और उसके बाद है महिला साक्षरता दर। तो तीनों आंकड़े इससे लिंगानुपात वाले पार्ट के अंदर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल जो प्रश्न पूछा जाता है वो है शिशु लिंगानुपात। यानी जिसके अंदर 0 से 6 वर्ष के बच्चे शामिल करते हैं अपन, तो उसके आंकड़े भी अपन पढ़ेंगे। फिर उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? SC ST की जनसंख्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर थोड़ा सा अपना भाषा और धर्म के आधार पर लोगों की संख्या है वो भी अपन देख लेंगे। तो अपने जो मेन पार्ट है वो ये रहने वाले इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम जनसंख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद जनसंख्या घनत्व को, लिंगानुपात को, दशकीय वृद्धि दर को, साक्षरता दर को, SC ST की जनसंख्या, थोड़ा बहुत अपन ये भी देख लेंगे। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब उसके बाद देखिए, फिर अपने भारत की जनगणना में सबसे पहले अपन जनसंख्या को देखेंगे। यहां देखिए वो यही बात लिख रखी है मैंने कि भाई किस किस को देखेंगे? लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या वितरण, ठीक है ना, व्यावसायिक संस्कृति, जनसंख्या वृद्धि, ठीक, जनसंख्या का आकार। अब यहां आ गया जवाब। यहां देखिए, एक मिनट, हाँ यहां से दिख रहा होगा। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारतीय संविधान की धारा यानी अनुच्छेद 246, इसके अनुसार जनगणना का कार्य कौन करेगी? संघ सरकार यानी केंद्र सरकार करेगी। हालांकि भारत में जनगणना का कार्य ब्रिटिश सरकार के समय, क्योंकि 1872 में ब्रिटिश सरकार ही थी। कब? 1872 में। और भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। यही चीजें देखी थी अपन ने। उसके बाद में 1881 में भारत की पहली नियमित दशकीय जनगणना शुरू हो गई थी, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। 1921 का वर्ष है वो महान विभाजक वर्ष कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अपन दशकीय वृद्धि दर में बताऊंगा मैं आपको। एक बार इसको छोड़ दो, क्योंकि उसका कारण है
कि 1911 से 1921 का जो दशक था, उस दशक के अंदर आज तक सबसे कम जनसंख्या वहीं बढ़ी थी, वो भी ऋणात्मक थी, माइनस में चली गई थी। और 1921 के बाद में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए 1921 का जो बीच का टाइम है उसको कहते हैं महान विभाजक वर्ष। क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961-71 है। ठीक है, ये दशकीय वृद्धि दर में आ जाएगा ये, इसलिए यहां पर आपको इतना देखने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद देखो, फिर आ जाओ यहां पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम पॉइंट क्या लेंगे? जनसंख्या लेंगे, जनसंख्या। अच्छा, ये चीज और देख लो आप, चलो ठीक। कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि अपनी ये जो जनगणना पढ़ रहे हैं 2011 वाली, वो 15वीं जनगणना है, जिसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। ये शुरू शुरू में तो पूछे गए थे, बाद में तो हालांकि ये नहीं पूछा गया था। और इस जनगणना के अनुसार जनसंख्या अपनी है 121.09 करोड़। यह आंकड़ा याद रख लो आप। अभी थोड़ी देर पहले हमने 144.17 करोड़ देखी थी, वो तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार थी। और इस जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121.09 करोड़ है। इसमें पुरुष कितने हैं? 51.47% है। बाकी की महिलाएं बच की 100% में से, तो महिलाएं कितनी हैं? तो वो 48.53% है। ये दो चीज याद रख लेना। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो थोड़ी देर पहले हमने जो आंकड़ा देखा वो 144.17 करोड़ था। वो क्या था? वो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। अभी जो हमने देखा यहां पर वो 121.09 करोड़ है। और ये जो भारत की जनसंख्या है ये किसके अनुसार है? ये आपकी जनगणना 2011 के अनुसार है। इस 121.09 में पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है? ये आंकड़े भी आपको याद करने हैं ढंग से। और इसमें पुरुष हैं वो आपके हैं 51.47% है। एक आंकड़ा यदि आपके याद है तो बाकी का फिर आप 100 में से निकाल लो, अपने आप आ जाएगा। और महिलाएं हैं आपकी 48.53% है। कितनी? 48.53। वापिस याद करो, 121.09 करोड़, इसमें पुरुष कितने हैं भाई? तो पुरुष हैं आपके 51.47। 51 पॉइंटों में आदमी थोड़ी होता, नहीं होता, लेकिन टोटल जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है ना तब। ठीक है ना? 51.47% है, 51.47% है। और महिला 48.53। 51.47, 51.47, 48.53, 51.47, फिर 47 से एक कम करके 48.53 बढ़ा दो, इधर दो एक कम करके और उधर दो बढ़ा दो 51 से। नहीं समझे? देखो 51.47, और वो तो वैसे भी आ जाएगा, एक याद रख लो ना, फिर 100 में से माइनस कर लेना, वो महिलाएं आ जाएंगी 51.47। या फिर ऐसे कर लेना, जो पुरुष है वो तो अपनी याद कर लेना कि हम 51.47 है, जो महिलाएं पढ़ रही है वो अपनी याद कर लेना कि हम 48.53 है। दूसरों की 100 में से निकाल देना, याद हो जाएगा। ऐसे तो करोगे। पुरुष ऐसे करोगे हम ज्यादा है, कितने हैं? 51.47। महिलाएं कि भाई रे वो थोड़ी सी बेचैन होंगी कि हम कम है, कितनी? 48.53। ऐसे याद कर लो आप। ठीक है? अब देखो, अब पहला पॉइंट वो जनसंख्या वाला चल रहा है अपना। इसमें एक फिक्स पैटर्न होगा अपना, कंटिन्यू लास्ट तक। जनसंख्या है तो जनसंख्या, महिला पुरुष जनसंख्या कितनी होगी, उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, आगे जनसंख्या घनत्व में जाएंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ऐसे इस पैटर्न पे अपन कंटिन्यू लास्ट तक चलेंगे। यहां पे अब आगे देखिए, याद रह जाएगा क्या? 51 पुरुष कितने? 51.47, महिलाएं 48.53, 51.47 है ना? ये आ जाओ, ये देखिए, यहां देखिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये प्रश्न यहां से ज्यादा आता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहां से ज्यादा पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। एक तो ये अवरोही क्रम और आरोही क्रम, इनमें गड़बड़ मत कर देना। देखो एक शब्द तो है अवरोही क्रम, एक मिनट, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। और घटने का मतलब है ज्यादा से कम।
ज्यादा से कम। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला आएगा, फिर बाद में एक आएगा आपके आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ये अपने बार बार शब्द आएंगे, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा बता देता हूं आपको। और बढ़ता हुआ मतलब क्या होता है? कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। दो चीज तो याद रखना, अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो यहाँ पे क्या लिखा? अवरोही क्रम, इसका मतलब है घटता हुआ क्रम, यानी ज्यादा से कम। तो वो 5 राज्य कौन से हैं? वो 5 राज्य आपके कौन से हैं? उसमें पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब तो आंध्र प्रदेश की 2014 में जब तेलंगाना अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश राजस्थान से भी नीचे चला गया था। लेकिन अपने को जनगणना 2011 का यदि हवाला देके प्रश्न पूछता है तो फिर आंध्र प्रदेश 5वें पे आएगा। भाई 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना, वो आंध्र प्रदेश से तो टूटा, तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 2 भागों में टूट गई ना। लेकिन आंकड़े हम किसके देख रहे हैं? 2011 के। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, सीधे नीचे चले जाओ, महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार, वापिस आ जाओ, उत्तर प्रदेश के पास आ जाओ वापिस, बिहार। बिहार के पास में क्या पड़ता है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। फिर नीचे वापिस चले जाओ, आंध्र प्रदेश। तो देखो, जो गंगा नदी का मैदान है वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मैदानी इलाका होता है जहां पर कृषि की संभावनाएं होती है, वहां जनसंख्या हमेशा ही ज्यादा रहेगी। इसलिए यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ये 3 राज्य जहां गंगा नदी बहती है, वो 3 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या, और यहां पर हम जनसंख्या घनत्व देखेंगे तब भी इन राज्यों का नंबर आएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल शुरू में। तो 1 नंबर पे यूपी है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, एक बार याद कर लेना। फिर वापिस बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हो गए। वापिस देखो आप, आपको भारत का मानचित्र पता होना चाहिए। नहीं है तो एक बार थोड़ा थोड़ा सरसरी नजर से आप देख लेना, क्योंकि फिर वो है कि उसमें अपने दिमाग में ये बैठ जाता है कि महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश कहाँ है। क्योंकि इंडियन जियोग्राफी अपने सिलेबस में है नहीं। यदि अपन किसी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपन देख ले उसको। नेट पे सब कुछ उपलब्ध है आज के टाइम, तो मानचित्र आराम से देख लो आप, 2-4 मिनट आप देखो आप, या फिर आप जैसे जैसे क्लास देख रहे हो वैसे वैसे आप उसके बाद में आप चेक कर लेना। तो यूपी 1 नंबर पे, यूपी, महाराष्ट्र, यूपी के पास में बिहार पड़ता है, बिहार के पास में पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो 4 राज्य ये हो गए, 5 और फिर आंध्र प्रदेश हो गया। और आंध्र प्रदेश वाला फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया, वैसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि हम जनगणना 2011 राजस्थान की भी तो पढ़ेंगे, तो अपन वहां पर भी ये बात करेंगे कि राजस्थान का स्थान कौन सा है, आज की स्थिति में कौन सा स्थान है, वो स्थान बढ़ा क्यों, उसका कारण ये आंध्र प्रदेश है, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, इससे एक अलग राज्य बना 2 जून 2014 को, तेलंगाना। तो वापिस याद हो जाएगा। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.09 करोड़। ये तो जनगणना 2011 के अनुसार। उस रिपोर्ट के अनुसार कितनी? 144.17 करोड़। जो 121.09 करोड़ है, उस जनसंख्या के अनुसार पुरुष और महिला की जनसंख्या, पुरुष है आपके 51.47 और महिलाएं कितनी है? 48.53, 48.53। और बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। याद हो गया होगा। ठीक, चलते आगे। देखिए इधर, ये एक प्रश्न आया हुआ है 1-2 बार कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? वो ठाणे है, महाराष्ट्र का। 1.11 करोड़, ये जनसंख्या अकेले जिले की, 1.11 करोड़ ठाणे की। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका दिल्ली है, 1.68 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, सॉरी, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो आपके लक्षद्वीप है। आप जानते हो ना, अपने भारत के अंदर 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि पर्टिकुलर अलग से छांट के केंद्र शासित प्रदेशों पे चला जाए एग्जामिनर, तो उसका भी अपन ने जुगाड़ किया है कि वो भी अपने याद करेंगे। तो वहां इन 8 में से दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला, लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। याद हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र है। कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र है। अब उसके बाद में आ जाओ अवरोही आरोही क्रम, यानी नीचे चलेंगे अपन और नीचे से ऊपर बढ़ाएंगे, यानी सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। और 1 नंबर पे सिक्किम है। कौन है? सिक्किम। मात्र 6.10 लाख, 6,10,000 की जनसंख्या। मिजोरम इसके पास, मिजोरम पड़ता है इधर ही, उधर ही जाओगे तो आप मिजोरम है। आगे वाली जनसंख्या तो मत याद रखना, लेकिन मिनिमम वाली थोड़ी सी याद रख लेना, या फिर सर्वाधिक वाली याद रख लेना। यूपी की हमने देखी थी 19.98 करोड़, और यहां पर सिक्किम की कितनी है? 6.10 लाख। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, इधर मत फोकस करना चाहिए आप। गोवा है और नागालैंड है। इसमें देखो गोवा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, वो जनसंख्या में चौथा स्थान है उसका। बाकी ये चारों राज्य आप उधर जाओगे पूर्वोत्तर भारत में तो वहां मिलेंगे आपको। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। जब भारत का मानचित्र आप देखोगे, तो जैसे बनाता हूं, इधर वाला पार्ट है, यहां इधर देखिए, यहां सिक्किम है, तो 1 नंबर पे सबसे कम डाउन में सिक्किम हो गया। फिर मिजोरम यहां नीचे है, म्यांमार की बाउंड्री पे 4 राज्य, उनमें से नीचे मिजोरम है। फिर बाद में ऊपर जाओगे तो म्यांमार की बाउंड्री पे 1 नंबर पे शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश, वो 3 नंबर पे। इधर यहाँ गोवा है, ये 4 नंबर पे। वापिस नागालैंड आ जाओ म्यांमार की सीमा पर ही, वो आपके 5 नंबर पे। ऐसे याद कर लेना आप, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर एक बार बीच में गोवा ले लेना, फिर वापिस से नागालैंड ले लेना। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा याद रह जाएगा। देखो मैं बताता हूं आपको, म्यांमार की जो सीमा पड़ते हैं ना अपन, भाई अपने को याद करने का तरीका आना चाहिए। म्यांमार की बाउंड्री पर भारत के 4 राज्य हैं। कितने हैं? 4 राज्य। और ये 4 राज्य कौन से है? वो अन्ना मम्मी ट्रिक से याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अभी ये नागालैंड हो गया है, ये उस टाइम नागालैंड ही था ये। ठीक है ना? मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं ये। इन 4 में देखो एक मणिपुर छोड़ दो, ये बीच वाला, इसका नाम नहीं है इन 5 में। बाकी इन तीनों का है, ऐसे याद करोगे तब याद होगा। सिक्किम तो सबसे कम वाला, वैसे भी याद हो जाएगा। गोवा अलग से नीचे 4 नंबर पे, वैसे याद हो जाएगा। ये फिर बाद में 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, और फिर आपका 5 नंबर पे नागालैंड। क्लियर? तो सर्वाधिक तो किसका था? अब एक बार थोड़ा सा अपन उसको, अच्छा एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा उधर भी देख लेंगे। देखो इधर, ये देखिए इधर, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछ ले भाई, बड़ा तो ठाणे हो गया, सबसे छोटा है देबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। जनसंख्या देखो मात्र 7,948, लगभग 8,000। एक गांव की जनसंख्या होती है, वो एक जिले की जनसंख्या है 7,948। वो कहाँ 1.11 करोड़, कहाँ 7,948। अब इसमें यदि आपको ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या छांटनी हो, तो ग्रामीण है 68.84% और नगरीय है 31.16। एक वही बात मैं थोड़ी देर पहले बताई कि एक याद रह जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ग्रामीण है 68.84% और नगरीय है 31.16%। 31.16%, ये दोनों आंकड़े भी आप याद करना, ग्रामीण और नगरीय। 68.84, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, वो क्या था? 52.47% और 51 पॉइंट, सॉरी 48.53%। ये आंकड़ा क्या था बताओ? एक मिनट, एक मिनट। 51.47 और 48.53, यह आंकड़ा क्या था? ये पुरुष महिला का था। ये आपके पुरुष हो गए, ये आपकी महिला हो गई।
पुरुष और महिला। ये जनसंख्या से संबंधित अपने आंकड़े हो गए। अब थोड़ा सा अपने पीछे देख लेते हैं, वापस इसी को अपन रिवाइज करते हैं एक बार। इसी पार्ट को यदि अपन रिवाइज करें तो देखो, पहले हमने क्या लिया है, जनसंख्या। हाँ, 15वीं जनगणना 121.09 करोड़ पूरे, और इसमें से पुरुष हैं वो आपके 51.47, महिलाएं 48.53। अच्छा, ये चीज नहीं पढ़ी क्या पढ़ने? अच्छा, ये नहीं पढ़ी क्या कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या निवास करती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि उस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, लगभग भारत की जनसंख्या है वो विश्व की 17-18% है। और ये जो जनगणना 2011 हुई उसके अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, यानी 17.5% है। क्षेत्रफल 2.4 है, लेकिन वो तो चलो अपने को क्यों याद करना है, हम जब पॉइंट ही अपना टॉपिक की जनसंख्या है तो आंकड़े याद हो गए होंगे। 121.09 करोड़, रिपोर्ट के अनुसार 144.17 करोड़, पुरुष 51.47, महिलाएं 48.53। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो यूपी 1 नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो देबांग घाटी। न्यूनतम जनसंख्या वाले आपको 5 राज्य पूछ ले तो 1 नंबर पे सिक्किम है, 2 नंबर पे मिजोरम है, फिर वापिस ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला देबांग घाटी है, 7,948 जनसंख्या, जबकि ठाणे की 1.11 करोड़ है। फिर उसके बाद में आपको ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या पूछ सकता है। ठीक है, ये देखा है पढ़ने। और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में तो ये आंकड़ा याद रख लेना, 68.84% और नगरीय 31.16%। इसको अपन थोड़ा सा और यहां खाली जगह में लिख लेते हैं। देखो इधर कुल जनसंख्या कितनी है, 181.09 करोड़। इसको आप दो तरीके से डिवाइड करो। कैसे? कि एक तो महिला पुरुष जनसंख्या है ना, महिला पुरुष जनसंख्या, और एक इसको डिवाइड करो आप प्रतिशत के हिसाब से, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, पुरुष क्या देखा हमने, 51.47%, और उसके बाद में हमने क्या देखा, महिला 48.53%। ये दो आंकड़े हो गए। फिर बाद में ग्रामीण, तो ये 68.84%, और फिर शहरी हो गए अपने कितने, 31.16%। ये दो आंकड़े दो तरीके से पढ़ना है अपने को। क्लियर? 68.84 और 31.16, 68.84 और 31.16, ये दो आंकड़े हमने देखे। ग्रामीण गांव में कितने, 68.84, लगभग 2/3 हो गया ना, 2/3, 66.66 होता है, 67 होता है। तो 68.84% ये गांव में रहने वाले लोग हैं। गांव वाले याद हो जाएंगे तो शहर वाले याद हो जाएंगे कि शहरी है 31.16। ठीक है, तो यह आंकड़ा भी आप याद रख लेना, 68.84 और 31.16, 68.84 और 31.16। ठीक, अब उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फिर देखिए आ जाओ यहां पे, ये देखो एक पॉइंट थोड़ा सा यहां पर भी देख लो कि आपको ये पूछ ले कि अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य या संघ शासित प्रदेश, तो देखिए 1 नंबर पे दिल्ली है, जहां 97.5% शहरों में रहते हैं। फिर आपका चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, दमनदीप हो गया। अब तो दमनदीप और दादरा नगर हवेली दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए। उस टाइम क्या था, उस टाइम ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है ना, तो क्योंकि अपन बात उस टाइम की कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप।
एक मिनट, कहाँ चला गया वो? एक मिनट देखना भाई, रुकना एक मिनट। अच्छा ये देख रहे थे ना अपन, ठीक। देख इधर, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं। ये देखिए, अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली एक नंबर पे है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या में बिहार। और ये जस्ट उल्टा हो जाता है फिर बाद में, कि न्यूनतम ग्रामीण पूछ ले तो दिल्ली, और सर्वाधिक ग्रामीण पूछ ले तो बिहार। भाई जब बिहार में 11.3% शहरों में रहते हैं, तो बाकी लोग गांवों में, तो प्रतिशत बड़ा इसका ही होगा ना, गांव वाला। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना आप, बस इतना याद रखना, दिल्ली बिहार। उधर उन पांच पांच को याद करना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। 121.09 करोड़। और बाद में महिला पुरुष और नगरीय ग्रामीण, वो आंकड़ा बिल्कुल याद रखना है आपको। 51.47 पुरुष और 48.53 महिलाएं। 68.84% गांव में रहने वाले। एक आंकड़ा याद रह जाएगा तो नगरों वाला ही अपने आप याद रह जाएगा, 31.16%। क्लियर मेरी बात? अब आप आ गया जो, यहां देखिए, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या के बाद में दूसरा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि इसका अर्थ क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। पहला पॉइंट अपने जनसंख्या देखा था वहां पे, उसके बाद हमने जनसंख्या घनत्व की बात की थी। और जनसंख्या घनत्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। या फिर आप ये कह सकते हो कि कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल का अनुपात। बात एक ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382। आंकड़े याद करते जाओ। जनसंख्या तो 181.09 करोड़, और जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहो तो किताब में अपने यहां व्यक्ति लिख लेना। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से? सेम अपना पैटर्न यही रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की अपन बात करें, इसकी लिस्ट अपन देखें 5 राज्यों की, तो देखो ये राज्य कौन से हैं आपके। बिहार सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो देश में क्या है, देश का औसत जनसंख्या घनत्व 382 है, और इधर देखो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने नजदीक नजदीक लोग रहते होंगे ना। अपने तो राजस्थान का देखा, राजस्थान का 200 है, जैसलमेर का हमने सुना 17 है, तो जैसलमेर से भी सब परिचित होंगे वैसे। कहाँ 17? अरुणाचल प्रदेश का भी 17 है, कहाँ 17, कहाँ 1106? कैसे लोग रहते होंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। 2 नंबर पे पड़ोसी, मैंने कहा था ना जब जनसंख्या बताई थी मैंने आपको कि इनका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बिहार, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 1028 है, ठीक है, याद ना रहे सर, आंकड़ा सर्वाधिक वाला याद रख लेना, बाकी आपको ये 4 या 5 राज्य ये क्रम से याद कर लेना। तो 1 नंबर पे बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर केरल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उसका जनसंख्या घनत्व में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो बिहार, पश्चिम बंगाल। अब देखो इधर, सुनो ध्यान से मेरी बात। देखो एक चीज देखो आप, हम अभी क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जनसंख्या की। जनसंख्या में जो शीर्ष राज्य हैं, उसमें 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश,
2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे वापस बिहार आ जाओ, यूपी के पास, 4 नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल, और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक। अभी जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं अपन। एक बार और चीज छोड़ दो, एक बार इनकी तुलना करते हैं अपन थोड़ा सा, इनसे याद हो जाती है बातें ये। जनसंख्या घनत्व के शीर्ष राज्य, उसमें 1 नंबर पे क्या है, बिहार। इसका याद रखना 1106। और इधर इसकी जनसंख्या कितनी है, 19.98 करोड़ है। 2 नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल। 3 नंबर पे फिर केरल है, और 4 नंबर पे वापिस है उत्तर प्रदेश। अब एक चीज नोट कर रहे होंगे कि इधर वाले ये 3 राज्य, इधर 3 है, सॉरी एक मिनट, ये 3 है, ये दिख रहा है। तो ऐसे इनको कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ये याद रखना ये। उसके बाद आप आगे चले, फिर वापस अपने टॉपिक के अंदर वहीं आ जाइए। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो बता दो आप कम से कम। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, और उनका यदि क्रम देखेंगे नीचे से तो 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति। मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि 17, कहां 17 कहां 1106। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अपने राजस्थान में एक चीज बताऊं आपको मैं कि इस जनगणना 2011 में राजस्थान में जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों का 17-17, और 2001 में दोनों का 13-13 था। इसलिए ये लंबे टाइम तक एक विशेषता रह जाती है ना, तो फिर अपन उसको क्या देते हैं, उसकी संज्ञा देते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं ना एक, हालांकि पूछा तो नहीं है कभी, बना लेते हैं अपन, पढ़ाने वाले लोग, लिखने वाले लोग, अलग फैक्ट कि राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश, जैसलमेर। क्यों भाई, किसी की विशेषता अपन देते हैं ना तो क्या करते हैं अपन, उसमें उसकी विशेषता होनी चाहिए। तो जब 20-25 साल से जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश का सेम रह रहा है, हो सकता है आने वाली जनगणना के अंदर चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक सेम है। ठीक है ना। मिजोरम, अब वो तो कारण है, देखो अरुणाचल प्रदेश में तो कम रहने का कारण है कि वहां पहाड़ी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा, और इधर जैसलमेर में मरुस्थलीय इलाका है। हाँ, तो मिजोरम, फिर बाद में क्या, सिक्किम और मणिपुर। तो ये देखो उधर वाले ही है, ये कम वाले ही है ये। क्या कम में इसका नाम नहीं है, आया था। इसका नहीं आया था, आया था। इसका नहीं आया था, आया था। मणिपुर का नहीं है, मणिपुर इसका नागालैंड था। तो याद कर लेना ये। भाई मैंने क्या कहा था आपको कि म्यांमार की सीमा पर 4 राज्य हैं, कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, और मणिपुर है, एक नागालैंड है। अब नागालैंड नहीं है जनसंख्या घनत्व में, अब कौन आ गया, मणिपुर आ गया। सिक्किम वैसे भी, सिक्किम में जनसंख्या तो सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, नीचे से। ठीक है। अब उसके बाद देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बोले तो दिल्ली है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दिल्ली एक बड़ा नगरीय इलाका है। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना आप, क्लियर मेरी बात। तो उधर देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हमने क्या देखे, 1 नंबर पे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी। यहां हमने क्या देखा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। इसमें थोड़ा सा याद रखना कि ये 3 नंबर पे चला गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। ठीक, क्लियर। अब आ गया जवाब। लिंगानुपात, दो दो चीजें कवर हो गई अपनी, दो चीजें कवर हो गई अपनी। क्या, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है। अब है लिंगानुपात। लिंगानुपात का अर्थ मैंने बता दिया, 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है, 943। इसका मतलब कितने कंवारे रहेंगे, 57, 1,000 में 57 कंवारे।
इसलिए ही पढ़ना जरूरी, इसलिए पढ़ते हैं अपन। दो उद्देश्य होते हैं इसमें, पहला उद्देश्य यही होता है, गांव में यही कहते हैं कि पढ़ ले ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाएगा तो शादी हो जाएगी, अदरवाइज वो ये नहीं कहेंगे कि नौकरी लग जाएगी तो तेरा आगे का जो फ्यूचर है वो ठीक रहेगा, या परेशानी नहीं होगी आर्थिक रूप से, नहीं, नौकरी लग जाएगा तो शादी हो जाएगी। कारण बात सही भी है, वाजिब भी है। 943 लड़कियां कम है। अब तो फिर भी स्थिति सुधर गई, 2001 में तो 933 था। अच्छा एक है ये, इसको सुधार कर लेना आप। तो लिंगानुपात कितना है? 943। जनसंख्या घनत्व तो बोलो कितना है? 382। जनसंख्या कितनी है बताओ? 121.09 करोड़। ठीक, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये देखिए, जनसंख्या घनत्व में जो शीर्ष राज्य हैं उनमें एक नंबर पे केरल है, 1084। देखो कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट में प्रश्न पूछता है अगला, भाई ये पता है कि भारत का जनसंख्या, सॉरी, भारत का जो लिंगानुपात है वो अपने 943 है। अब इसमें आपको इस टेबल में क्या दिख रहा है? इस टेबल में केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। तो वो स्टेटमेंट में देते हैं प्रश्न, वो आते हैं ना आजकल प्रश्न, ये आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो आपको तीन चार कथन दे देंगे, तीन दे देंगे, दो दे देंगे, चार दे देंगे, उसमें से आपको सही अगलत छांटने होते हैं। तो ये प्रश्न पूछ ले तो वो स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि भारत का एकमात्र राज्य, या फिर भारत में एक ही ऐसा राज्य है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, वो केरल है, 1084 है। तो राजस्थान वालों को बिहार की तरफ नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, केरल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन केरल वाले शिक्षित है इसलिए इधर आते नहीं है। बिहार वाले थोड़े से जनसंख्या में, आप साक्षरता में आगे स्थिति देखोगे क्या है बिहार की और केरल की, दोनों अपोजिट है। इसलिए अपन बिहार की तरफ ही जाते हैं। केरल वाले फिर पढ़े लिखे लोग थोड़ी आएंगे ऐसे इतनी दूर दूर, वो जानते हैं सब चीजें। तो मेरे हिसाब से केरल में फिर बाद में साक्षरता और महिलाएं और इस हिसाब से पढ़ती होंगी जैसे अपने राजस्थान में पुरुष पढ़ते हैं। का कारण है कि ब्याह हो जाए, ठीक, जो भी है। तमिलनाडु पास पास के, देखो एक चीज आपको बताऊं मैं आपको एक बार, इसमें क्या होता है, एक पैटर्न ये भी होता है प्रश्न पूछने का, वो दिशा के हिसाब से देगा। जैसे अपन थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने कि जनसंख्या जनसंख्या घनत्व तो वो कहाँ था? उत्तर भारत में था, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल इस बेल्ट में था, वो एक बेल्ट था वो। वैसे लिंगानुपात में दक्षिणी राजस्थान में भी जाओगे, चाहे आप दक्षिणी भारत में जाओगे, आप राजस्थान में भी ये स्थिति देखना आप, राजस्थान में भी आप दक्षिणी राजस्थान में जाओगे ना तो वहां ज्यादा लिंगानुपात मिलेगा। और सेम वैसा ही भारत में है, दक्षिणी भारत में जाओगे तो लिंगानुपात है ज्यादा मिलेगा। केरल दक्षिण भारतीय राज्य, तमिलनाडु ये भी क्या है, आंध्र प्रदेश ये भी क्या है। तो ये तीन राज्य देखो, टॉप के जो तीन राज्य हैं वो आपके साउथ इंडियन स्टेट है। आंध्र प्रदेश, सॉरी केरल, केरल के पास में जैसे आप देखोगे ना ये राज्य, ये इधर भारत का मैप, तो यहाँ ये केरल हो गया, यहाँ आपके तमिलनाडु हो गया इसके टच होते ही, और इसे ऊपर जाओगे तो आंध्र प्रदेश हो गया। तो ऐसे ही तो घूमना है आपको नीचे। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानचित्र देखोगे तो चीजें और जल्दी याद हो जाएंगी अपने। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर बाद में मणिपुर की स्थिति, फिर मणिपुर आ जाओ, उसके बाद छत्तीसगढ़। मणिपुर और छत्तीसगढ़ ये भी दो याद कर लेना, मणिपुर और छत्तीसगढ़, कम से कम तीन तो याद करना भाई, चार या पांच नहीं हो, कम से कम तीन तो याद करना। अब ये तीन का जोड़ा बन गया है यहाँ पर अपने। केरल, केरल से जस्ट घूमोगे आप पूर्वी तट की तरफ तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से जस्ट ऊपर क्या है? आंध्र है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तीन आपके टॉप स्टेट हो गए लिंगानुपात में, फिर बाद में आपके मणिपुर और छत्तीसगढ़ भी हो गया। इसमें इसका आंकड़ा आप याद रख लेना, इसका भी याद रख लेना। इसका इसलिए याद रख लेना कि मैंने कहा कि 1000 से अधिक एक ही है, तो फिर आपके याद होना चाहिए कि हाँ तमिलनाडु 2 नंबर पे लेकिन उसका 996 है, इसलिए ये भी याद रहना चाहिए।
क्लियर मेरी बात? ठीक, आगे चलो। धीरे तो नहीं चल रहे ना, ये तो नहीं लग रहा टॉपिक को लंबा खींच दिया यार। लंबा नहीं खींचा, अपने को क्लास में याद करना है। बाद में दोबारा पढ़ोगे तो बात तो वही है ना, दोबारा भी तो पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। अब आ जाओ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पुदुचेरी 1037। वाह, फिर एक नया आंकड़ा, फिर एक नया आंकड़ा। पुदुचेरी का 1037। अब पुदुचेरी कहाँ है? पुदुचेरी भी साउथ में है। पता है क्या आपको? पुदुचेरी है वो 3 राज्यों की सीमा में है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। खुद पुदुचेरी तमिलनाडु, तो वहीं पर है पुदुचेरी भी। 1037। अच्छा ये दे दे वो तो, ओब्लिक लगा के, कि भारत में 2 राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो केरल का 1084 और पुदुचेरी का 1037। तो ये भी दोनों चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर मेरी बात? उसके बाद लक्षद्वीप का 946, ये सर्वाधिक में आता है ये भी। अच्छा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है माहे, ये भी पुदुचेरी में है। ये माहे पुदुचेरी का हिस्सा है, ये केरल राज्य की सीमा में है ये, लेकिन है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। 1176, हे भगवान, 1176। माहे जो जिला है उसका 1176 लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य पड़ोस में ही है, चिंता ही मत करो, तभी हरियाणा है, हरियाणा। जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर अब तो चलो केंद्र शासित प्रदेश हो गया ना, लेकिन 2011 में थोड़ी था वो। तो 2011 के आंकड़े यदि पढ़ रहे हैं तो जम्मू कश्मीर उसमें, ठीक है, राज्यों में ये। सिक्किम, पंजाब, हरियाणा और पंजाब दोनों पास पास ही हैं। हरियाणा की स्थिति देखो, ये प्रश्न आया हुआ है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात, आपके फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये, कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसका लिंगानुपात 870 71 कुछ इस टाइप से दे रखा था। लेकिन यह आंकड़ा नहीं था उसमें। वो बात तो सही थी, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, लेकिन उसका आंकड़ा सही नहीं दे रखा था। वो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है कितना आंकड़ा दे रखा था, ये 879 नहीं दे रखा था। तो यदि ये आंकड़ा याद होता तो वो प्रश्न याद सही होता अपना। तो इसलिए हर चीज को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसी के अंदर 2 स्टेटमेंट थे। एक स्टेटमेंट ये था भारत का लिंगानुपात 940 है, जबकि वो 943 है। तो ये दोनों चीजें याद रखना आप। तो 800 अब ज्यादा नहीं है, फर्क नहीं है ना, सब एक जैसे ही है। 879, 10 बढ़ गया 889, फिर 1/90 और 5/95। 900 से नीचे नीचे ही है, तो स्थिति डावाडोल है। हरियाणा पंजाब एक साथ है, हरियाणा 1 पे, पंजाब है 4 पे। जम्मू कश्मीर याद कर लेना, से याद करना कि जम्मू कश्मीर कहाँ आया था या राज्य में डाला था पढ़ने, और उसको डाला था हमने कहाँ पे, लिंगानुपात में। सिक्किम तो हर स्थिति में ही डावाडोल है। यहाँ का तो लिंगानुपात भी नहीं सुधरा हुआ है, जनसंख्या भी कम, जनसंख्या घनत्व भी डाउन, लिंगानुपात में भी कम। तो ये चीजें आप याद रख लेना, समझ जाओगे, याद कर लोगे। सबसे कम हरियाणा 1 नंबर पे 879, कितना 879। 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 3 नंबर पे सिक्किम, और 4 नंबर पे पंजाब। हरियाणा पंजाब 1 4, 2 पे जम्मू कश्मीर, 3 पे सिक्किम। ठीक, आ जाओ आगे। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव 618। क्या स्थिति है यार यहाँ की। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन, कहाँ माहे कहाँ दमन, 533 कहाँ 1187 है। शिशु लिंगानुपात, ये प्रश्न आजकल ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मुझे नहीं पता क्यों पूछा जाता है। शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6। अच्छा लिखा हुआ भी है 0 से 6, हालांकि मैंने पीछे बता भी दिया था कि 0 से 6 इनके बीच के जो बच्चे हैं उनमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या फिर मतलब 1000 लड़कों पर और लड़कियों की संख्या, ये शिशु लिंगानुपात है। और शिशु लिंगानुपात है 919। अपन आगे चलते हैं, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये देखिए 919। अब थोड़ी सी तुलना करके पढ़ना है आपको कि भाई लिंगानुपात है, सिर्फ लिंगानुपात सब दे रखा तो उसमें सब आ गए, वो आपका 943 है। जबकि शिशु लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका 919 है।
ठीक है। सर्वाधिक शिशु, ये प्रश्न भी है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में एक नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है 972। सर्वाधिक लिंगानुपात तो किसका है, तो केरल का है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। फिर 2 नंबर पे मिजोरम है, 2 नंबर पे मिजोरम है। फिर आगे चलो, मेघालय न्यूनतम वही हरियाणा। इनमें एक एक याद कर लेना मेरे हिसाब से। शिशु लिंगानुपात 919 है, सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का, न्यूनतम हरियाणा का, न्यूनतम है हरियाणा का। ओवरऑल लिंगानुपात में 1 नंबर पे कौन है, तो केरल है, 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे आपके आंध्रा है। न्यूनतम के अंदर है हरियाणा, हरियाणा के नीचे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे सिक्किम, सिक्किम के नीचे आपके पंजाब है। ठीक है, इधर ये 2 याद कर लेना, बहुत है 2। आ जाओ आगे, आ जाओ, चलो। साक्षरता, अगला पॉइंट क्या है, साक्षरता। अगला पॉइंट क्या है, साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता। जनसंख्या पढ़ ली, जनसंख्या घनत्व पढ़ लिया, लिंगानुपात पढ़ लिया, लिंगानुपात में शिशु लिंगानुपात पढ़ लिया। अब अपने हैं साक्षरता। पढ़े लिखे लोग कितने हैं, भारत की साक्षरता दर है 74.04, 74.04%। याद रखना, तीनों साक्षरता दर रट लेना, कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। तीनों से प्रश्न आते हैं बार बार। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 2 नंबर पे मिजोरम है, केरल की 94% साक्षरता है। सर्वाधिक यदि किसी राज्य की याद करते हो आंकड़ा, तो उसका आंकड़ा भी याद किया करो आप, सर्वाधिक वाला। तो केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। तो केरल गोवा पास पास ही है, मिजोरम त्रिपुरा भी पास पास में ही है। मैं वही मानचित्र में देखो आप, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। 1 नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, फिर मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो न्यूनतम में साक्षरता दर वाले राज्य यदि आपको पूछ ले, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सरचिप है मिजोरम के अंदर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य देखो बिहार। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, बिहार केरल की स्थिति साक्षरता में एकदम उल्टी है। देख लो इधर, सबसे कम साक्षरता बिहार की है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, फिर अपने राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये है। बिहार सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान 3 नंबर पे है, झारखंड है, आंध्रा है, झारखंड है और आंध्रा है, झारखंड और आंध्रा। राजस्थान का 3 नंबर पे नाम है, अरुणाचल प्रदेश। बिहार हो गया, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया बाहर। ये न्यूनतम साक्षरता दर, और बाहर में जाएंगे तो साक्षरता दर अपनी डाउन ही रहेगी। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, फिर झारखंड और आंध्र प्रदेश। बाहर बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, न्यूनतम साक्षरता दर। क्लियर, आगे जाओ। फिर अच्छा, ये पता है क्या आपको कि साक्षरता में किसको शामिल करते हैं, 7 वर्ष से अधिक आयु। न्यूनतम उम्र रखी गई है 7 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक आयु। ये थोड़ा सा याद रखना आप, कि जब भी साक्षर किसको मानते हो आप, इसकी न्यूनतम आयु है 7 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक जो आयु है और वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ना लिखना जानता है, वो साक्षर है। ये प्रश्न पूछा हुआ है बार बार। भाई शिशु लिंगानुपात में तो 0 से 6 है, और ये 7 वर्ष से अधिक। उसके बाद में देखिए, न्यूनतम जो साक्षरता दर वाला जिला है वो मध्य प्रदेश में अलीराजपुरा है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला था सरचिप, और ये है अलीराजपुरा। फिर वही पुरुष महिला साक्षरता दर, उसमें पहले अपन बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की, 82.1%। ओवरऑल कितनी है, 74.04%। पुरुष 82.1%, पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.1, ओवरऑल 74.04। फिर सेम ही है, चिंता ही मत करो, सेम ही है बस।
चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल, न्यूनतम साक्षरता सॉरी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर केरल, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर बिहार। अब अंदर घुसते हो तो फिर एक एक याद कर लेना आप, पहले चार चार याद कर लेना, अंदर घुसते आप एक एक याद कर लेना कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, अच्छा ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो सर्वाधिक पुरुष है, जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो न्यूनतम पुरुष है, और यही महिला वालों में, यही महिला वालों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल, न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार। ये तो लफड़ा ही मिट गया। अब तीन चीज याद करनी है आपको। एक तो साक्षरता दर में ये आंकड़ा याद करो। क्या क्या याद करोगे कि एक तो साक्षरता दर में तीन आंकड़े याद करोगे, 74.04, 81.2%, और 65.5%। ये तीन आंकड़े आप याद कर लो। आप वापिस आओ, देखिए इधर, वापिस आ जाओ यहां पे, शुरू में आओ। साक्षरता दर भारत की इतनी 74.04%। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ऐसे आप चार याद करो। उसके बाद आप क्या करोगे, एक एक याद कर लेना। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचिप मिजोरम, न्यूनतम में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मैंने बता दिया बार वाला। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुरा, सर्वाधिक सरचिप। पुरुष साक्षरता दर 82.1, ये केरल और बिहार दोनों याद कर लोगे, और महिला 65.5। ये आप तीन आंकड़े याद कर लेना, 74.04, 82.1 और 65.5। कर लोगे? दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं मैं। क्या? 74.04, 82.1 और 65.5। ये कुल साक्षरता दर, यह आपकी पुरुष साक्षरता दर, और यह आपकी महिला साक्षरता दर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। अब आ जाओ दशकीय वृद्धि दर। एक पॉइंट हमने क्या लिया था? दशकीय वृद्धि दर का। और दशकीय वृद्धि दर का मैंने मतलब आपको बताया था कि 10 साल में, 10 वर्ष में पिछली जनसंख्या की तुलना में कितनी जनसंख्या प्रतिशत में बढ़ी, वो उसकी जनसंख्या वृद्धि दर है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.7%। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, एक तो 17.7 आंकड़ा है, एक थोड़ी देर पहले 17.5 आया था, वो क्या था बताओ? 17.5 क्या था? 17.5 जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या थी विश्व की तुलना में। और ये 17.7 क्या, ये दशकीय वृद्धि दर है, यानी 10 साल में, यानी 2001 की तुलना में 17.7 जनसंख्या बढ़ गई 2021 में। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, है ना। एक चीज याद रखना आप, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी, याद करो आप, कि 1921 को क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष कहते हैं इसको। 1921 को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। और वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि एकमात्र यही दशक ऐसा था जहां पर जनसंख्या माइनस में गई थी, ऋणात्मक थी, -0.31%। और उसका कारण था पहला विश्व युद्ध, प्लेग जैसी बड़ी बीमारियां फैल गई थी। मेडिकल सुविधाएं उस टाइम इतनी थी नहीं जो आज की स्थिति में है। आज अपने हर छोटे छोटे कस्बों तक मेडिकल सुविधाएं हैं, गांवों में आपके मेडिकल हैं, उस टाइम नहीं थे। 1911-21 का दशक कहां था? आज कौन सा टाइम चल रहा है, इसलिए लोग मर गए। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक आपको पूछ ले तो वो 1911 से 21 है। माइनस में, ऋणात्मक थी 0.21, सॉरी 0.31, 0.31%। यह आंकड़ा आप याद रखोगे। फिर थोड़ी देर पहले मैंने आपको अच्छा, इसलिए क्या कहते हैं 1921? अब 1921 के बाद में लगातार जनसंख्या बढ़ती गई, इसलिए 1921 के साल को कहते हैं महान विभाजक वर्ष। प्रश्न पूछ लेगा आपको, महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? 1921 को कहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी 61 से 71। सर्वाधिक जनसंख्या
या सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक था, वो आपका ये था 1961 से 1971 वाला, जहां आंकड़ा था 24.8%। देखो राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक तो वही था। ये इन चीजों को समझ लेना भाई, जब राजस्थान वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इन चीजों पे तक गौर नहीं करेंगे अपन। भारत के अंदर न्यूनतम या सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक था वो आपका 1911 से 21 था। राजस्थान में भी सेम ही था। और उसके बाद भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961 से 71 था। राजस्थान में अलग था, राजस्थान में 71 से 81 था। ये चीज याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक था 1971 से 81, यानी अपने वाले 10 साल थोड़े लेट थे जनसंख्या में वृद्धि करने में। तो ये थोड़ी सी याद रखना आप। दो चीजें याद रखनी है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961 से 71, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में आगे बात करेंगे, लेकिन पॉइंट मैंने डाल दिया। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 21, इसलिए 21 को हम कहते हैं महान विभाजक वर्ष, जहां पर ऋणात्मक थी जनसंख्या, माइनस में चली गई थी जनसंख्या। वार्षिक वृद्धि दर पूछ ले साल के हिसाब से तो वो 1.64% रही है, 1.64% रही है। फिर वही चीजें, बस कुछ नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दादरा नगर हवेली 55.55%, ये जनसंख्या बढ़ी थी बम पर। सिर्फ राज्य की बात करें तो मेघालय, अकेला कोई राज्य पूछ ले तो मेघालय, क्योंकि ये दोनों तो क्या ऊपर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको आप अलग से उतार लेना। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय था, 27.82%। कितना? 27.82%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961 से 71, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 21, माइनस में, -0.31। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961 से 71, 24.8%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर इस साल इस दशक में यानी 2011 के अनुसार 2001 की तुलना में बढ़ी, तो वो मेघालय था 27.82, जबकि न्यूनतम नागालैंड था माइनस में, पास में पड़ता है इसके। मेघालय और नागालैंड ज्यादा दूर नहीं है आपस में, एक सबसे ज्यादा, एक सबसे कम, सबसे कम भी कहा माइनस में, माइनस में। अच्छा, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, ये भी इनके पास ही पड़ता है, मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया आपको। बिहार, बिहारी बाबू 3 नंबर पे है दशकीय वृद्धि दर में। तो मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार, ठीक है ना। तो राज्य याद करो तो इनको याद कर लेना, 3 को, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, इनको याद कर लेना। जम्मू कश्मीर ठीक मत याद करना, 3 याद कर लेना आप। मेघालय, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। बिहार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर मैंने कहा नागालैंड, माइनस में चली गई थी, -0.47। अब माइनस के आंकड़े अपने पास आ गए 2। एक थोड़ी देर पहले आया -0.31, वो क्या था? वो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक था 1911 से 1921, जिसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी, -0.31। अभी जो आपका 2011 जो दशक है उसके अंदर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य आपका नागालैंड था, -0.47 ऋणात्मक। मेघालय, नागालैंड मैंने कहा पास पास पड़ते, एक 27.82% सर्वाधिक, और एक न्यूनतम ही नहीं माइनस में चला गया, -0.47। समझ गए? वापिस देखो, बात किसकी कर रहे हैं? दशकीय वृद्धि दर की। दशकीय वृद्धि दर भारत की कितनी रही अब? 17.7। न्यूनतम 11 से 21 कितनी? -0.31, ऋणात्मक रही। 1921 को क्या कहते हैं? महान विभाजक वर्ष। सर्वाधिक 61 से 71। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? मेघालय, कितनी? 17.82। फिर 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है ना। उसके बाद में बिहार था, बिहारी बाबू 3 नंबर पे, है ना। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में? नागालैंड, माइनस में 0.47।
उसके बाद केरल, केरल वाले पढ़े हुए लिखे लोग हैं, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे वो। केरल, गोवा पास में ही है, और फिर आंध्र प्रदेश। तो याद कर लेना, 3 याद कर लेना, नागालैंड, केरल और गोवा। नागालैंड में तो माइनस में चली गई, याद रह जाएगा ये। केरल वाले पड़े हुए हैं इसलिए उन्होंने जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ाई। केरल के पास में गोवा पड़ता है, तो गोवा में फर्क पड़ गया। आ जाओ। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक, कोई बात नहीं। ये बात वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ ली कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961 से 71, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1911 से 21। जहां दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, इसलिए 1921 को भारत की जनसंख्या का वृद्धि विभाजक वर्ष कहते हैं। नोट कर लो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे, चलो चले सा, चलो आगे देखो, आगे देखिए। ये लो, ये धार्मिक जनगणना में थोड़े से अब छोटे छोटे आंकड़े रहे हैं, वो कर लेते हैं अपन। धार्मिक, सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो आपकी हिंदू, नॉर्मल सी बात है, जानते हैं आप सब, है ना, 78.8%। 2 नंबर पे मुस्लिम है, 3 नंबर पे ईसाई है, 4 नंबर पे सिख है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही बोलते हैं ना वो नारा, हम सब भाई भाई। यहां ध्यान रखना, ईसाई ऊपर कर लेना उस नारे में। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। हिंदू 78, सबसे बड़ा आंकड़ा प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। 78.8, मुस्लिम 14.2, ईसाई, सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बस, ज्यादा मत करना, याद इतना याद करना है, ज्यादा नहीं करना है। फिर बौद्ध है, जैन है। अब देखो भाषा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाषा जनसांख्यिकी, मतलब भाषा बोलने वाले, तो सर्वाधिक भाषा बोलने वाले हिंदी के हैं, 43.63%। 100% में से 43% लोग हिंदी बोलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार। अब तो हो सकता है इंग्लिश वाले थोड़े बढ़ रहे, है ना, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ रही है ना। तो बंगाली 2 नंबर पे, बंगाली, बांग्ला भाषा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मराठी, 4 नंबर पे तेलुगु, 5 पे तमिल। याद कर लेना, रट लेना। हिंदी 1 नंबर पे, बंगाली 2 नंबर पे, मराठी 3 नंबर पे। ठीक है, फिर तेलुगु, तमिल, तेलुगु और तमिल। तो हिंदी, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, याद रह जाएगा। चलो आगे, एक बड़ा अच्छा पार्ट अब आएगा आगे, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, वो रहा SC ST की जनसंख्या। ठीक है ना, ये और देख लो आप, लास्ट पार्ट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, भारत की कुल जनसंख्या का 16.6%। यानी 100% जनसंख्या है तो उसमें 16.6% SC की जनसंख्या है, 16.6%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, वो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है वो आपके मिजोरम है। मतलब सर्वाधिक SC जनसंख्या की दृष्टि से कहां? उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। 16.6। कौन सा आंकड़ा यहां आंकड़ा याद रखोगे? 16.6। प्रतिशत की दृष्टि से 1 नंबर पे SC कहां है? पंजाब। पंजाब, 1 मिनट, पंजाब। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक SC तो कहां? यूपी। और प्रतिशत की दृष्टि से SC सर्वाधिक कहां? पंजाब। बोलो, पंजाब है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम मिजोरम। ये सेम ही है ना। अब आ जाओ आगे। तो SC जनसंख्या कितनी? 16.6%। जनसंख्या में सर्वाधिक यूपी, प्रतिशत में सर्वाधिक अपने पंजाब। और जनसंख्या और प्रतिशत इन दोनों में मिजोरम न्यूनतम है। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ठीक है। ST 8.6%। ST 8.6। अब देखो ये आंकड़ा देखो, याद हो जाएगा आपके आराम से। ये 16.6 है, 8 दूनी 16, आगे वाला 6 से याद रख लेना। मतलब SC वाले डबल है ST से, आगे वाला 6 याद रख लेना। 8 दूनी 16, ST 8.6, अनुसूचित जनजाति 8.6, SC 16.6। सर्वाधिक SC यूपी और सर्वाधिक ST MP।
सर्वाधिक एससी यूपी, जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी एमपी। पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है। ये लो, ये सर आपका टॉपिक हो गया जनसंख्या वाला। बताओ कैसा लगा? ये क्लास रेगुलर रखनी है क्या? बताना आप जरूर। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ।